गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। मैं पढ़ा रहा हूं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब तक आपके पास 4 पार्ट्स पहुंचे हैं। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, कुछ नए क्वेश्चन आपको बताएंगे। आज जो हम आपके लिए पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो इस तरह से है। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक और बाकी तांबा है, और जो 3 किलो धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात बताओ। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है कि यहाँ पर एक धातु है जिसके कितने किलो हैं, 2 किलो हैं। 2 किलो धातु में 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है। ठीक है, 1/3 जिंक होने का क्या मतलब है, पहले से समझ लेते हैं। 1/3 जिंक है और बाकी तांबा है, यानी कि कुल हिस्से 3 हैं। 3 में से 1 हिस्सा जिंक है और बाकी के 2 हिस्से क्या है, तांबा है। भाई 1/3 का क्या मतलब हुआ, 1/3 का मतलब ये जो नीचे होता है ये कुल को, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल हिस्से कितने हैं, 3 हिस्से। उन 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा क्या है, जिंक है, और बाकी तांबा होने का मतलब क्या है कि बाकी के जो 2 हिस्से हैं वो क्या है, तांबा है। मेरी बात समझ में आई। तो पहला वाला जो धातु है जो जिसके 2 किलो हैं हमारे पास, उसमें 1 हिस्सा जिंक है और 2 हिस्सा तांबा है। और जो दूसरा धातु है जिसके हमने 3 किलो लिए हुए हैं, जो दूसरा धातु है उसमें 1/4 जिंक है। 1/4 जिंक होने का क्या मतलब है कि कुल हिस्से कितने हैं, 4 हैं। 4 में से 1 हिस्सा जिंक है। अगर 4 में से 1 हिस्सा जिंक हो जाएगा तो बाकी हिस्सा तांबा होने का मतलब तांबे के कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से हो गए। 1 हिस्सा जिंक और 3 हिस्सा तांबा। ठीक है, तो पहले धातु के 2 किलो और दूसरे धातु के 3 किलो जब हमने मिलाए तो इस नए मिश्रण में आपको जिंक और तांबे का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इसमें के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी किए थे, बस वहाँ पर जो था वो डायरेक्ट अनुपात दिया हुआ था और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको अनुपात ही बताया गया है। तो हम इसे इस तरह से कहेंगे कि जिंक और तांबा, यहाँ पर लिख लेंगे जिंक और तांबा। और ये है पहला धातु। ध्यान दीजिए, पहले धातु में जिंक कितना है, फिर से ध्यान दीजिए, 1/3 जिंक और बाकी तांबा। तो 1/3 होने का मतलब कुल 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा क्या है, जिंक है। अगर कुल हिस्से 3 हैं और उन 3 में 1 हिस्सा जिंक है तो बाकी के 2 हिस्से क्या होंगे, तांबा होगा। ठीक है, और जो दूसरा धातु है, दूसरा धातु उसमें क्या है, 1/4 जिंक है, यानी कि कुल 4 हिस्से थे, उन 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा क्या है, जिंक है। अगर 4 में से 1 हिस्सा जिंक है तो बाकी के 3 हिस्से जो हैं वो क्या होंगे, तांबे के होंगे। ठीक है, वो 2 किलो और 3 किलो पर हम बाद में आएंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि पहले धातु में कुल कितने हिस्से हैं, तो आप कहेंगे 1 हिस्सा जो है वो जिंक है और 2 हिस्से तांबा है। इसका मतलब यहाँ पर कुल हिस्से हैं 3। यहाँ पर कुल कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। और अगर मैं दूसरे धातु की बात करूं तो आप कहेंगे 1 हिस्सा जिंक है और 3 हिस्सा तांबा है, यानी कि कुल हिस्से हैं यहाँ पर 4। अब आगे का प्रोसीजर पिछले क्वेश्चंस की तरह सेम रहेगा। हमने यहाँ पर देखा कि पहले धातु में 3 हिस्से हैं और दूसरे धातु में 4 हिस्से हैं। तो पहले हम इन हिस्सों को बराबर करेंगे, बाद में 2 किलो और 3 किलो की बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 हिस्से, यहाँ पर 4 हिस्से, तो 3 और 4 का लासा कितना होता है, 3 और 4 का लासा होता है 12। यानी कि आप यहाँ पर भी 12 बना लीजिए, यहाँ पर भी 12 बना लीजिए, यानी कि यहाँ पर पहले धातु में और दूसरे धातु में हिस्से बराबर हो जाएं। तो 3 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। लेकिन अगर आप 4 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो आपको 4 से यहाँ भी गुणा करना होगा और आपको 4 से यहाँ भी गुणा करना होगा। सिमिलरली अगर नीचे वाले धातु में हम यहाँ पर 12 हिस्से बनाने चाहते हैं तो मुझे गुणा करनी होगी 3 से। लेकिन अगर आप 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 3 से गुणा आपको यहाँ भी करनी होगी और यहाँ भी करनी होगी। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर कितने हिस्से हो गए, 4, यहाँ पर कितने हो गए, 8। 4 और 8 मिलकर के कितने हिस्से हो गए, 12 हिस्से हो गए। दूसरे धातु में देखें तो यहाँ पर 3 हिस्से हो गए, यहाँ पर 9 हिस्से हो गए। 3 और 9 हिस्से मिलकर के कुल हिस्से कितने हो गए, 12 हिस्से हो गए। अगर इसी सिचुएशन में मिला दूं तो ये तो बराबर बराबर मिल गए, है ना। बराबर बराबर मिलने का मतलब है कि 1 किलो ये वाले हो गए और 1 किलो ये वाले हो गए, या 2 किलो ये वाले हो गए, 2 किलो ये वाले हो गए। बराबर बराबर मिला है, ठीक है। लेकिन हमें बराबर बराबर नहीं मिलाना है। हमें कैसे मिलाना है, पहले वाले धातु के कितने किलो लेने हैं, 2 किलो। पहले वाले धातु के 2 किलो लेने हैं, इसलिए आप यहाँ 2 से गुणा करिए। और दूसरे धातु के कितने किलो हैं, दूसरे धातु के हैं 3 किलो। तो दूसरे धातु के जब 3 किलो हैं तो यहाँ 3 से गुणा करिए।
लेकिन जब आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो आपको यहाँ भी तो 2 से गुणा करना होगा और यहाँ भी 2 से गुणा करना होगा, और जब आप यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा आपको यहाँ भी करनी होगी और यहाँ भी करनी होगी। ठीक है, अब ये पहले धातु के 2 किलो हो गए और दूसरे धातु के 3 किलो हो गए। अब इन्हें मिला दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जिंक और तांबे का क्या अनुपात है। ध्यान दीजिए, जिंक यहाँ पर कितने हिस्से हो गया है, 2 गुणा 4 गुणा 1, यानी कि ये हो गया 8। यहाँ पर अगर मैं गुणा करूँ तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यहाँ पर गुणा करूँ तो 3 गुणा 3 9, और यहाँ पर गुणा करूँ तो ये 27, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर मैं इनको मिलाऊं तो जिंक के 8 हिस्से और 9 हिस्से, 8 और 9 मिलकर हो जाएंगे 17 हिस्से। ठीक है, और तांबा अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 16 और यहाँ पर 27, तो 27 और 6 33 और 10 43। ठीक है, तो इसका मतलब जिंक और तांबे का जो अनुपात है नए मिश्रण में वो क्या हो जाएगा, 17:43। जिंक और तांबे का अनुपात क्या है, 17:43। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात, मतलब भूमि और पानी का अनुपात, उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात बताओ। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात बताओ। मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी हमारी भूमि है, और इसमें बीच में जो होता है वो इक्वेटर होता है, जिसको शायद कहते हैं विषुवत रेखा, जो बीच में से पास होती है। अब इसके ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में ये जो ऊपर का हिस्सा है, इक्वेटर के ऊपर इस लाइन, इस विषुवत रेखा के ऊपर का ये जो हिस्सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। और इस इक्वेटर के यानी विषुवत रेखा के नीचे का जो हिस्सा है आधा पृथ्वी में, वो क्या होता है, इसका साउदर्न हेमीस्फीयर या फिर हम उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो पूरी पृथ्वी है उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। ऊपर वाला आधा हिस्सा जो है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, और नीचे वाला आधा हिस्सा जो है वो साउदर्न हेमीस्फीयर है। या हम इसे कहते हैं कि ऊपर वाला आधा हिस्सा जो है वो क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला आधा हिस्सा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जब हम मिला देंगे तो पूरी पृथ्वी हमारी हो जाएगी। या पूरी पृथ्वी में 2 बराबर हिस्से हैं, आधा उत्तरी गोलार्ध और आधा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर वापस आते हैं। कहा गया है कि पृथ्वी पर भूमि व पानी का अनुपात जो है वो 1:2 है। तो पृथ्वी पर जो है, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो अनुपात है, भूमि और पानी, भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 1:2 का है, 1:2 का है। ठीक, और जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इस पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही देख लें कि पानी के और भूमि के और पानी के कुल हिस्से यहाँ पर कितने हैं। तो पृथ्वी पर अगर मैं देखूँ तो 1 हिस्सा भूमि है और 2 हिस्सा पानी है, यानी कि कुल यहाँ पर हिस्से हैं 3। ठीक है, और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करूँ, यहाँ 2 हिस्सा पानी, 2 हिस्सा भूमि है और 3 हिस्सा पानी है, यानी कि कुल हिस्से हैं 5। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले इन हिस्सों को बराबर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, और यहाँ पर कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं। तो 3 और 5 का लासा होता है 15, इसलिए दोनों जगह मैं 15-15 बना लूँगा। 15 यहाँ बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 5 से गुणा, और यहाँ क्या करना होगा, 3 से गुणा। अब यहाँ 5 से गुणा करने का मतलब है कि मैं अंदर भी यहाँ पर 5 से और यहाँ पर 5 से गुणा करूँगा, और यहाँ क्योंकि मैंने 3 से गुणा किया है इसलिए मैं यहाँ पर भी 3 से गुणा करूँगा और यहाँ पर भी 3 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो कुल हिस्से यहाँ पर भूमि हो जाएंगे 5 और यहाँ पर पानी के हो जाएंगे 10 हिस्से, तो 5 और 10 कुल मिला के 15 हिस्से हो जाएंगे। यहाँ पर 6 हिस्से भूमि और 9 हिस्से पानी, तो 6 और 9 कुल मिलाकर के 15 हिस्से हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है कि भूमि और उत्तरी गोलार्ध में हिस्सों को बराबर कर दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पृथ्वी जो है वो पूरी होती है, और ये जो हमारी पृथ्वी है ये क्या है, ये कुल हिस्सा है, पूरा कंप्लीट है। इसमें उत्तरी गोलार्ध कितना है, इस इक्वेटर के ऊपर का ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये इसका नॉर्दर्न हेमीस्फीयर यानी कि
उत्तरी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध पूरी पृथ्वी का आधा है। अगर उत्तरी गोलार्ध के पास एक हिस्सा होगा तो पृथ्वी के पास दो हिस्से होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उत्तरी गोलार्ध जो है वो पृथ्वी का आधा होता है, तो अगर पृथ्वी के पास दो हिस्से होंगे तो उत्तरी गोलार्ध के पास एक हिस्सा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का क्या अनुपात होगा, तो आप कहेंगे 2:1, क्योंकि पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध की दुगनी है। ठीक है, तो पृथ्वी के पास दो हिस्से हैं और उत्तरी गोलार्ध के पास एक हिस्सा है, ये बात हम जानते हैं। इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा और इसको किससे, 1 से गुणा करूँगा, है ना, क्योंकि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का जो अनुपात है वो 2:1 का है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 से गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा, यहाँ भी 2 से गुणा कराऊँगा। 1 से गुणा करने का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 से गुणा यहाँ पर कर दें। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब पृथ्वी और इसका उत्तरी गोलार्ध का अनुपात जो है वो बराबर आ गया है। अब ध्यान दीजिए, मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है दक्षिणी गोलार्ध के बारे में। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात कितना है? तो ध्यान दीजिए, अगर मैं पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो ये है पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात ये और ये है, और उत्तरी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात ये दोनों आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध की भूमि को माइनस करना होगा। अगर पूरी पृथ्वी पर जो भूमि है उसमें से मैं उत्तरी गोलार्ध वाली भूमि को माइनस कर दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध पर कितनी भूमि है वो आ जाएगी। यही बात मैं पानी के लिए भी कह सकता हूँ। फिर से मैं समझा देता हूँ कि अगर पूरी पृथ्वी में से मैं उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। तो मैं पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर रहा हूँ, मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर भूमि कितने हिस्सा है, 5 × 2 10, और यहाँ पर ये कितना हिस्सा है, 3 × 2 6। तो अगर मैं 10 में से 6 को माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं पानी देखूँ तो 5 × 2 × 2 यानी कि 20, और ये कितना है, 3 × 3 9। अगर मैं 20 में से 9 को माइनस करूँ तो ये आ जाएगा 11। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:11। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं इसे एक बार फिर से समझा देता हूँ। भूमि और पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात जो था वो कितना था, 1:2 था। तो मैंने पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात ले लिया है 1 और 2। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात कितना दिया था, 2:3। तो उत्तरी गोलार्ध में ये अनुपात मैंने ले लिया है 2:3। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि पृथ्वी पर कुल हिस्से कितना है, 1 हिस्सा भूमि है, 2 हिस्सा पानी है, 1 और 2 मिलकर हो गए 3। और उत्तरी गोलार्ध में 2 हिस्सा भूमि है और 3 हिस्सा पानी है, तो 2 और 3 कुल मिलाकर हो गए 5। ठीक है, यहाँ पर कुल हिस्से हैं 3, यहाँ पर कुल हिस्से हैं 5। पिछले क्वेश्चंस की तरह पहले मैंने हिस्से बराबर किए, इसके लिए मैंने 3 और 5 का लासा लिया। 3 और 5 का लासा होता है 15, तो यहाँ पर 15 बनाने के लिए मैंने 5 से गुणा किया, यहाँ पर 15 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा किया। 5 में जब यहाँ से गुणा करूँगा तो 5 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, यहाँ भी करनी होगी। 3 से गुणा यहाँ करूँगा तो 3 की गुणा यहाँ भी करनी होगी, यहाँ भी करनी होगी। ये मेरे पास 15 और 15 हिस्से आ गए कहाँ पर, पृथ्वी पर और उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले ये समझना है कि ये पूरी पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध में क्या अनुपात है, क्योंकि पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध बराबर नहीं है। उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो पृथ्वी का आधा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध की दुगनी होती है। इसलिए मैंने पृथ्वी का 2 हिस्सा और उत्तरी गोलार्ध का 1 हिस्सा लिया, यानी कि पृथ्वी को मैंने डबल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा किया और यहाँ पर 1 से गुणा किया। अब मेरे पास पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का सही हिसाब किताब आ चुका है, सही रेशो आ चुका है। 2 से यहाँ गुणा कर ली सब में और 1 में यहाँ से गुणा कर ली सब में। अब मेरे पास भूमि
और पानी का अनुपात पृथ्वी पर आ गया है भूमि और पानी का अनुपात, और उत्तरी गोलार्ध पर आ गया है भूमि और पानी का अनुपात। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर मैं पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, पूरी पृथ्वी में से मैंने उत्तरी गोलार्ध को क्या किया है, घटा दिया है, माइनस कर दिया है। यहाँ पर देखिए भूमि कितना हिस्सा थी, 10 हिस्सा, और उत्तरी गोलार्ध में भूमि कितनी थी, 6 हिस्सा। तो मैंने 10 में से 6 को घटाया, दक्षिणी गोलार्ध में भूमि आ गई 4 हिस्सा। पानी पृथ्वी पर कितना था, 20 हिस्सा, और उत्तरी गोलार्ध में कितना था, 9 हिस्सा। तो मैंने 20 में से 9 को घटा दिया, कितना आ गया, 11 हिस्सा। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि व पानी का अनुपात आ गया है 4:11। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए और आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसमें कहा गया है कि 5600 रुपये को A, B, C, D में इस प्रकार विभाजित करो कि A अनुपात B 1:2 हो, B अनुपात C 3:1 हो, C अनुपात D 2:3 हो, और तब हमें क्या बताना है, A प्लस B का हिस्सा बताना है। ऐसी सिचुएशन में A प्लस B का हिस्सा बताइए। हमको सबके अलग अलग अनुपात दिए गए हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको A B का अनुपात दिया हो, B C का अनुपात दिया हो, C D का अनुपात दिया हो, तो आप A B C D का कंबाइंड रेशो कैसे निकालेंगे, उनका संयुक्त अनुपात एक साथ कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। कैसे लिखेंगे ये लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो A अनुपात B कितना है, 1:2। इसके बाद B अनुपात C कितना है, 3:1। तो 3:1 कैसे लिखा, देखिए एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है। इसी तरह से जब हम C अनुपात D लिखेंगे तो फिर से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और 2:3 लिख लेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट यानी कि सबसे उल्टे लेफ्ट की तरफ जो नंबर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक करके इसको काटते जाते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पिछले सभी वीडियोस एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उनको देख लीजिए जा कर के मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको इन सब बातों को अच्छे से ये सारी बातें आपकी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इनको समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि अगर यहाँ पर कंबाइन रेशो निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1 × 3, 3 × 2। तो 1 × 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6। सबसे पहले आप 6 लिखेंगे, फिर अनुपात। अब जब पहला आ गया तो सबसे बाहर वाला नंबर आप क्या करेंगे, काट देंगे। इसके बाद फिर से जो सबसे लेफ्ट में नंबर है उन्हीं की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 6, 6 × 2 12 लिख देंगे, फिर से अनुपात। फिर से आप क्या करेंगे, ये वाला नंबर काटेंगे, कटेगा सिर्फ इस बाहर वाली लाइन का नंबर, ये वाला आपकी कट जाएगा। फिर से सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। ठीक है। फिर से आप ये वाला नंबर काटेंगे। देखिए पहले मैंने ये काटा, फिर ये काटा, फिर ये काटा। आपको और कुछ नहीं काटना है, हमेशा सबसे बाहर वाले नंबर ही कटते हैं और सबसे लेफ्ट मोस्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। अब किसकी मल्टीप्लाई होने का बची है, 2 × 1 × 3 जो कि आ गया 6। तो ये जो मेरे पास अनुपात आया है वो 6 12 4 6 जो अनुपात आया है किसका, A B C D का है। लेकिन क्योंकि ये कैंसिल हो सकता है तो मैं इसे 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A B C D का जो अनुपात है वो क्या है, 3 6 2 और 3। ये किसका अनुपात है, A B C और D का। ठीक है। इसका मतलब A को कितने हिस्से देने हैं, 3, B को कितने देने हैं, 6, C को कितने देने हैं, 2 और D को कितने देने हैं, 3। अगर इस इतने हिस्से देने तो कुल हिस्से मेरे पास कितने होने चाहिए, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, कुल 14 हिस्से होने चाहिए मेरे पास, तभी तो मैं इस तरह से बांट पाऊंगा। 14 हिस्से किसके, जिसको बांटना है, बांटना किसको है, 5600 को। तो 5600 के आप कुल 14 हिस्से कर दीजिए। 14 हिस्से करेंगे तो 14 × 56, एक हिस्सा कितने का आया, 400 रुपये का। और मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे तो A + B का हिस्सा पूछा गया है। अगर वो कहते A का हिस्सा बताओ तो A को मैं 3 हिस्से दे रहा हूँ, यानी कि 400 × 3 1200। अगर वो B का पूछते तो B को मैं 6 हिस्सा दे रहा हूँ, एक हिस्सा 400 का है तो 6 हिस्से 2400 के। C का पूछता तो 800, D का पूछता तो 1200। लेकिन मुझसे कंबाइन करके पूछा तो मैं कंबाइन करके देखूँ तो A और B को टोटल कितने हिस्से दिए गए, 3 हिस्से और 6 हिस्से, कुल 9 हिस्से दिए गए। तो 400 × 9 बराबर 3600, यानी A और B को कुल 3600 रुपये मिलेंगे। ठीक है।
उम्मीद है कि ये आज के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, देखिए मैं एक वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन ही पढ़ा पाता हूँ, लेकिन क्या दिन में आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही करेंगे? नहीं, आपको क्या करना होता है कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उनके नंबर्स को चेंज करिए, एटलीस्ट उनके नंबर्स को चेंज करके प्रैक्टिस करिए। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आप बार बार नंबर्स को चेंज करके इसके 3-4 क्वेश्चन कीजिए। इससे पहले भी जो क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको करवाए, वहाँ पर भी आप नंबर्स को चेंज करिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। कम से कम 20 क्वेश्चन मैथ्स के आप पर डे लगाइए, ताकि आपकी मैथ की स्टडी जो है वो अच्छी तरह से चल पाए। उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। हम मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।